हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 6 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंडियन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 3 के बारे में, यानी कि लेसन नंबर 3 की पहली वीडियो होने वाली है। और लेसन नंबर 2 तक की वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। जिसने अब तक वो वीडियोस ना देखी हो पड़ जाएगी, वो वाली वीडियो जरूर देख लेना। और हमेशा किसी भी सीरीज की वीडियो को टॉपिक वाइज ही देखा करो, ठीक है, ताकि आप हर एक कंसेप्ट टॉपिक वाइज ही क्लियर होते चले जाएं। और हम चालू करते हैं आज का कंसेप्ट, जहाँ पे हम बात करेंगे लेसन नंबर 3 के इंट्रोडक्शन की। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 पे व्हाट्सएप के नोट्स भी ले सकते हैं। और हम चालू करते हैं आज का कंसेप्ट। जो हमारा आज का कंसेप्ट है लेसन नंबर 3, इश्यूज इन एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में किस किस प्रकार की दिक्कतें हैं वो हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो के अंदर। तो हम सब जानते हैं कि हमारा जो इंडिया है वो सबसे ज्यादा अगर किसी सेक्टर पे डिपेंडेंट है तो वो सिर्फ क्या है, जो हमारा है एग्रीकल्चर, है ना। 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी कौन सा है, एग्रीकल्चर। सेकेंडरी कौन सा है, इंडस्ट्रीज। टर्सरी कौन सा, सर्विस सेक्टर। तो सबसे ज्यादा हम डिपेंडेंट है किसी सेक्टर के ऊपर, और जो हमारा स्टार्टिंग लेवल से डेवलप होता हुआ आ रहा है वो हमारा कौन सा है, एग्रीकल्चरल सेक्टर। लेकिन यहाँ पे भी कुछ प्रकार के इश्यूज हैं वो हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो के अंदर। वो कौन कौन से हैं, और इस कंप्लीट चैप्टर में सिर्फ ये डिस्कस करना है कि एग्रीकल्चर में किस किस तरह की दिक्कतें हमें फेस करनी पड़ रही हैं और कैसे हम उन्हें ठीक कर सकते हैं, और गवर्नमेंट जो है वो कैसी कैसी पॉलिसीज लेके आ रही है उन्हें ठीक करने के लिए। तो ये कंप्लीट चैप्टर जो है ना हमारा सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर ही बात करेगा। यहाँ पे हम सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर बात करेंगे। तो अब पहले समझते हैं इस कंप्लीट चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव कौन कौन से। तो जो पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियाज इकोनॉमी, कल्चर एंड सिविलाइजेशन। तो चलो अब शुरू करते हैं। पहले एग्रीकल्चर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है इंडिया के अंदर। देखो हम सब जानते हैं कि भाई अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया, उन्होंने हमारे रिसोर्स को एक्सप्लॉइट किया, यही नहीं हमारे एग्रीकल्चर की ग्रोथ को भी सेगमेंट कर दिया। तो एग्रीकल्चर हमारे लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारे देश में यानी कि इंडिया में कोई सेक्टर जो है वो वेल डेवलप था स्टार्टिंग लेवल से, तो क्या था, एग्रीकल्चर। यानी कि एग्रीकल्चर हमारा जो भरण पोषण है वो उस टाइम से लेके आज तक करता आया है। यानी कि आज तक अगर हम सबसे ज्यादा अभी भी देखो इंडिया में जो 50% से ऊपर लोग हैं वो किस पे डिपेंडेंट है, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पे। ना तो इंडस्ट्रीज इस लेवल पे डेवलप है, ना ही सर्विस सेक्टर हमारे इस लेवल पे डेवलप है जो एग्रीकल्चर को रिप्लेस कर पाए। तो इसलिए जो है ना एग्रीकल्चर हमारा और ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है और इंडिया की इकोनॉमी के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो वही चीज यहाँ पे, अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियाज इकोनॉमी, कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ठीक है। और जो भी हमारे कुछ कल्चर्स भी हैं वो भी एग्रीकल्चर के आसपास ही हमेशा घूमते रहते हैं। और सिविलाइजेशन भी जो है वो भी क्या है, हम लोग जो है वो ऐसी लैंड की तरफ ही करते हैं जहां पे जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड हो। अब जो हमारा दूसरा पार्ट बनता है वो कौन सा बनता है, एनालाइज द हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर फ्रॉम एंशिएंट प्रैक्टिसेस टू पोस्ट इंडिपेंडेंस रिफॉर्म्स। तो अब हमें यहाँ पे ये भी समझना होगा कि हम जो है पुराने जमाने में खेती करने के क्या क्या तरीके थे, ठीक है, वहाँ पे किस किस तरीके से हम लोग जो है वो खेती करते आए हैं, किस किस जगह पे खेती करते आए हैं, वो चीज़ हमें समझनी होंगी। दूसरा, जो रिफॉर्म्स आए इंडिपेंडेंस के टाइम के आसपास वो किस तरह के रिफॉर्म्स थे वो हम देखेंगे अपने सेकंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अंदर। जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है इवेल्युएट द की माइलस्टोन्स इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। कौन सा हमारा जो है प्रोडक्शन के लिए कौन सी चीज जो है काफी ज्यादा जरूरी थी, सच एज ग्रीन रिवॉल्यूशन। जैसे हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया, व्हाइट रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया, जिनको नहीं पता बता देता हूँ। ग्रीन रिवॉल्यूशन जब स्टार्ट किया गया था जब इंडिया में काफी ज्यादा बड़े लेवल पे फेमाइंस चल रहे थे, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जो उस टाइम पे जो इंडिया है वो काफी एग्रीकल्चर लेवल पे स्टैग्नेंट हो गया था। उस टाइम पे ग्रीन रिवॉल्यूशन चलाया गया था। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन में हुआ क्या, इसको क्या बोलते हैं, हरित क्रांति। यानी कि जहाँ पे हमने फोकस किया था कि भाई हर जगह हरियाली हरियाली हो गई, कि प्रोडक्शन ही प्रोडक्शन हुआ इस टाइम पे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने इरिगेशन करने के लिए इफेक्टिव मेथड ढूंढे, ठीक है। HYB सीड्स यूज किया, यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज किए हमने यहाँ पे, ठीक है, ताकि हम जो है अपने प्रोडक्शन लेवल को बढ़ा सके। और हमने अच्छे किस्म के मैन्योर्स यूज किए, फर्टिलाइजर्स यूज किए, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन है ना वो काफी बड़े लेवल पे हुआ भी। लेकिन अब यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम थी क्या, कि हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन चलाया तो यहाँ पे हमने अच्छी क्वालिटी के सीड यूज किए, जिसकी वजह से वाटर ज्यादा लगा, इरिगेशन ज्यादा करनी पड़ी हमें खेतों के अंदर, या फिर हमने फर्टिलाइजर ज्यादा यूज किए प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। तो फर्टिलाइजर यूज करने के हम सब जानते हैं कि भाई कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। अगर हम केमिकल्स यूज कर रहे हैं अपनी खेती की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो होगा क्या, तो यहाँ पे नुकसान क्या होगा कि हमारी जमीन है ना धीरे धीरे क्या होती चली जाएगी, डिग्रेड होती चली जाएगी, यानी कि बंजर होती चली जाएगी। यानी कि अगर हमें सेम लेवल प्रोडक्शन को रखना है तो हमें करना क्या होगा, हमें वहां पे और ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज करने पड़ेंगे।
है ना, तो वो हमारे लिए क्या है कि वो हमारे लिए क्या बन जाती है, दिक्कत बन जाती है, यानी कि धीरे धीरे वो जमीन जो है वो इनफर्टाइल होती चली जाएगी, जिसकी वजह से हम वहाँ पे हो सकता है कुछ टाइम बाद प्रोडक्शन भी ना कर पाए। तो ये प्रॉब्लम थी किसकी, ग्रीन रिवॉल्यूशन की। इसके बाद आता है व्हाइट रिवॉल्यूशन। क्या था व्हाइट रिवॉल्यूशन का मतलब ये था यहाँ पे हमने इंक्रीज किया दूध की प्रोडक्शन को। अब दूध की प्रोडक्शन बोल लो चाहे डायरी प्रोडक्ट्स बोल लो, यानी कि एक सिंपल सी बात है, एग्रीकल्चर के अंदर हमारा सिर्फ खेती करना ही नहीं आता, एनिमल हस्बेंड्री है ना वो भी एग्रीकल्चर का पार्ट ही बनता है। तो एक सिंपल सी बात है, तो यहाँ पे हमने क्या बात सीखी कि व्हाइट रिवॉल्यूशन में हम दूध का प्रोडक्शन बड़े लेवल पे करेंगे ताकि हमें इसके लिए भी डिपेंडेंट ना रहना पड़े, और यही नहीं हम जो है वो फॉरेन कंट्री में अपने मिल्क को एक्सपोर्ट भी कर पाए। तो वो चीज़ थी यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट क्या आता है, फोर्थ, एग्जामिन द रोल ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव, यानी कि गवर्नमेंट ने किस किस तरह के इनिशिएटिव लिए एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे ध्यान दिया इन इनहेंसिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, ताकि हम जो है वो अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके। तो बात भी हमने बहुत बात करी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने की, पर क्या जरूरत हमें इंक्रीज करने की। अरे आप ही सोचो ना भाई, उस टाइम पे जब हमारा देश आजाद हुआ था हम सिर्फ 30-35 करोड़ के आसपास लोग थे, आज हम 140 करोड़ लोग हैं। तो जब लोग इतने बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसकी डिमांड ही बढ़ेगी, और हमारे पास जो जमीन है वो लैंड है वो लिमिटेड ही है, उल्टा डिग्रेड हो रही है, हम उसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, एग्रीकल्चर लैंड को यूज कर रहे हैं इंडस्ट्रीज खड़ी करने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए। तो भाई खाने की चीजें कहां से आएंगी, और खाओगे नहीं तो भाई क्या, अब ये तो है नहीं कि इंडस्ट्री डेवलप करेंगी मशीन्स खाएंगे हम लोग, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए जो है ना प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना बहुत जरूरी था कि कम से कम लैंड में कम से कम रिसोर्सेज में हम हायर प्रोडक्शन कर सके, ताकि जो इतनी बड़ी जनसंख्या है हमारी उसका पेट भरा जा सके। वो चीज़ थी यहाँ पे, इसलिए हमने गवर्नमेंट ने जो है कुछ इनिशिएटिव लिए, और वो किस प्रकार के लिए हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोज में, खासकर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को लेके, और ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। फिफ्थ पॉइंट पे क्या आया, स्टडी द चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, रिसोर्स डिप्लीशन, क्लाइमेट चेंज। अब कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े हमें खासकर इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर, जैसे कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, कि भाई इन्वायरमेंट खराब हो रहा है, मैंने भी नाम लिया भाई, जब हम फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, मैन्योर्स यूज करते हैं, उसकी वजह से भी तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। एक तो लैंड डिग्रेड हो रही है, दूसरी बात भाई वो जो केमिकल्स हैं वो जो हमारे प्लांट्स के थ्रू कहाँ जा रहा है, हमारे वाटर टेबल के अंदर, या तो हमारे फूड में जा रहा है या जा रहा है वाटर टेबल के अंदर, और दोनों के अंदर जाएगा तो किसके अंदर जाएगा, अगर वाटर टेबल में गया तो वाटर कौन कंज्यूम करते हैं, ऑर्गेनिज्म भी कंज्यूम करते हैं, ह्यूमन बीइंग कंज्यूम करते हैं, हम पिएंगे वो पानी, वो जहर हमारी बॉडी के अंदर जाएगा। वो फूड के अंदर जहर जा रहा है, फूड कौन कंज्यूम करता है, हम कंज्यूम करते हैं, वो जहर हमारी बॉडी में जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से हमारी बॉडी भी हार्म हो रही है और इन्वायरमेंट भी क्या हो रहा है, हार्म हो रहा है। इसके अलावा हम जो रिसोर्स को डिप्लीट कर रहे हैं वो हार्म पहुंचा रहा है। एंड क्लाइमेट चेंज, चलो ये तो एक नेचुरल चीज है कि जो मौसम में बदलाव है वो भी कई बार जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करता है एक बड़े लेवल पे। सपोज करो फेमाइन आ गया, सूखा पड़ गया, बारिश ज्यादा हो गई, ठीक है, बारिश कभी हुई ही नहीं, दोनों चीजें जो है वो खेती के लिए काफी ज्यादा खतरा बनती है। मतलब अगर जरूरत से ज्यादा पानी मिल जाए प्लांट्स को तो प्लांट खराब हो जाएंगे, अगर कम पानी मिला तो प्लांट खराब हो जाएंगे। तो मॉडरेट अमाउंट का मौसम रहना क्या है, बहुत जरूरी होता है एक अच्छी फसल के लिए। फिर क्या आता है हमारे पास यहाँ पे सिक्स्थ पॉइंट में, assess the impact of agricultural diversifications। हमें समझना पड़ेगा कि क्या इंपैक्ट रहे एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशंस के, सच एज एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर और इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी कि हमने जो यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री की, ठीक है, उसके क्या फीचर्स रहे कि भाई हमने खेती से जानवर पालने शुरू कर दिए, क्योंकि जो खेती से जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है वो भी तो कुछ यूज में आए, तो उसके लिए लोगों ने जानवर पालने शुरू कर दिए। फिर वहां से मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज होने लग गया तो लोगों ने दूध बेचना शुरू कर दिया, वो चीज़ थी। फिशरीज, भाई मछलियों को पालना शुरू कर दिया। हॉर्टिकल्चर मेरे हिसाब से वो होता है, क्या बोलते हैं, शायद मधुमक्खी वगैरह जो हम पालते हैं, ठीक है, वो चीज़ होती है, तो वो तो बी कीपिंग होता है, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है, ठीक है, वो मेरे को याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट। हॉर्टिकल्चर है तो इसे क्या बोलते हैं एग्रीकल्चर से, ठीक है, ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। और इन सब चीजों की वजह से क्या बढ़ रहा है, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो रहा है, लगातार इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, यानी कि हम जो है वो इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे हैं। अब जो हमारे पास अगला पॉइंट आ रहा है सेवंथ,
ठीक है, एक्सप्लोर द रोल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन द एम्पावरिंग फार्मर्स एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब कैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो पहले समझते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या होता है। ये ऐसी सोसाइटीज होती हैं जिनका अपना एक मोटिव होता है। सपोज करो अगर किसी ने एक मोटिव लिया है कि हम जो है वो मिल्क की प्रोडक्शन को बढ़ावा देंगे, यानी कि मिल्क को जो है वो ऑल ओवर द सिटी सेल करेंगे या फिर ऑल ओवर द कंट्री सेल करेंगे, तो एक तरह से क्या होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी बन गया कि जो फार्मर्स है उनका काम है प्रोडक्शन करना, उनसे सामान लेना इनका काम है, और पूरे जो कंट्री लेवल पे उसे फैलाना इनका काम है। ये इस तरह होगा। या फिर एक होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप भी होते हैं बहुत सारे। इसका मतलब ये होता है कि सब लोग जो है वो मिलजुल के जो है हर एक काम को परफॉर्म करते हैं, और अगर किसी भी उस तबके में अगर किसी को भी किसी तरह की हेल्प की जरूरत है तो वो लोग हेल्प भी परफॉर्म करते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे पास यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंपावरिंग फार्मर्स को एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब मैं काफी बता चुका हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में का एग्रीकल्चर में मतलब ये होता है कि एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्शन है ना वो उस लेवल पे किया जाए जिस लेवल पे हम फ्यूचर में भी उसे रख सकते हैं। सपोज करो हम ऐसा ना हो कि हमने कुछ ऐसे फर्टिलाइजर्स यूज कर लिए, कुछ ऐसे केमिकल्स यूज कर लिए, कुछ नया मेथड यूज कर लिया जो आज तो हमारी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहा है लेकिन बाद में बड़े लेवल पे गिराने वाला है। तो होगा क्या कि आज तो अनाज बहुत हो गया, आज तो सबका पेट भर जाएगा, आज सब फुलफिल हो जाएगा, लेकिन दिक्कत क्या है, फ्यूचर के लिए दिक्कतें बन जाएंगी वो। तो इसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट इस प्रकार से करना कि वो जो जमीन है वो बंजर भी ना हो, इनफर्टाइल भी ना हो, उसकी फर्टिलिटी बरकरार रहे और प्रोडक्शन लेवल जो है वो हमेशा इंक्रीज करता रहे या फिर उस लेवल पे रहे, ताकि जो भी प्रोडक्शन हो ऐसा ना हो कि एक बार प्रोडक्शन तेजी से बढ़ गया फिर गिर गया। पता लगे एक बार तो लोगों ने खाना पीना खा लिया अच्छे से, आराम से खा पी सो गए, दोबारा देखा तो भाई कुछ उग गया धरती से, ठीक है, फिर कैसे काम चलाएंगे हम, कैसे जिंदा रहेंगे, ठीक है। तो वो चीज है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं एग्रीकल्चर के लिए। अगला जो पॉइंट आता है हमारे पास, जो 8th पॉइंट है वो क्या है, इन्वेस्टिगेट रीसेंट पॉलिसीज एंड टेक्नोलॉजिकल मेजर्स। हमें बहुत सारी रीसेंट पॉलिसीज हैं या फिर टेक्नोलॉजिकल मेजर्स हैं, ठीक है, उसे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, सच एज द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अब इसे यहाँ पे देखो, हमें बहुत सारी पॉलिसीज को पे ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल मेजर्स कौन कौन से हों, कि भाई किस किस तरह की टेक्नोलॉजी हमें यूज करनी चाहिए खेती करने के लिए, ताकि एग्रीकल्चर जो है वो प्रॉपर लेवल पे प्रॉपर तरीके से किया जा सके। उसके अलावा जैसे कि नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सस्टेनेबल होनी चाहिए, एंड द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। और जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, ऐसी योजनाओं पर ध्यान देना चाहिए कि जो इरिगेशन वगैरह वो किस तरीके से होना चाहिए। मतलब देखो, एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन बनाने के बहुत से तरीके होते हैं। आजकल तो एग्रीकल्चर की स्टडी भी होती है कि भाई आप पहले अपने सोइल की टेस्टिंग करवाओ, आपकी सोइल जो है वो किस चीज की प्रोडक्शन के लिए सबसे बेहतर है वो प्रोडक्शन करो, उसे कितना पानी की रिक्वायरमेंट चाहिए, उतना पानी कहाँ से आएगा, हर चीज जब हम प्रॉपर तरीके से करते हैं टेक्नोलॉजी की हेल्प से, तब जो हम ये बोल सकते हैं कि हम जो अपने प्रोडक्शन को है वो इफेक्टिव तरीके से बढ़ा पा रहे हैं लगातार, और इसी को हम क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बोल के चलते हैं। फिर जो हमारे पास आता है, अब आता है, ये तो हो गया मेरे सारे 8 के 8 लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो हम स्टडी कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, वो धीरे धीरे पढ़ेंगे। अब जो हमारा पॉइंट आता है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन समझते हैं एग्रीकल्चर का। तो एग्रीकल्चर स्टैंड्स एज वन ऑफ द ह्यूमैनिटीज अर्लीस्ट एंड मोस्ट एसेंशियल एंडेवर्स। इसका मतलब क्या है कि हम लोगों ने लाइफ में सबसे पहले अगर किसी ढंग की चीज खोज करी थी तो वो एग्रीकल्चर था। ना पहले इंडस्ट्रीज होती थी, ना पहले सर्विस सेक्टर होता था, सिर्फ और सिर्फ क्या था, एग्रीकल्चर था। कि लोग अपना पेट भरने के लिए, पहले तो आप लोगों को पता होगा आदिवासी के जमाने में है ना, क्या करते थे, शिकार वगैरह करते थे, तो उसे कंज्यूम करते थे, उसके मीट वगैरह को, ठीक है। फिर धीरे धीरे हमें खेती करनी आ गई, हम लोगों ने अनाज उगाना शुरू कर दिया, है ना। अब कई जन आज मेरे को बोलेंगे कि भैया वो जमाना बढ़िया था, है ना। अब क्या है कि कौन कह रहा है कि भाई जाके पहले पढ़ाई करो, फिर तुम जॉब करो, वहां से पैसा आएगा, वो खर्च करो। पहले की लाइफ मस्त थी, आराम से आदिवासी की तरफ पड़े हुए हैं, ठीक है, जब मन क्या शिकार कर लिया, ठीक है, और शिकार करके खाना शुरू कर दिया, ना पढ़ने की दिक्कत, ना जॉब करने की टेंशन, ना किसी की टेंशन, मस्त जिंदगी होती थी, है ना। और जिंगला वाला हो करते रहे पूरे टाइम पे। लेकिन भाई उस टाइम की भी दिक्कत थी, उस टाइम पे सर्वाइवल इतना ईजी नहीं था जितना आज है। आज तो हम सिविलाइज्ड हो गए हैं, उस टाइम पे नहीं थे, ठीक है। तो उस टाइम पे सर्वाइवल सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, सर्वाइवल ही नहीं हो रहा था लोगों का, जीना ही मुश्किल हो रखा था क्योंकि रिसोर्सेज इतने कम थे। आज तो हम डेवलपमेंट के बारे में सोच पा रहे हैं, डेवलपमेंट कर पा रहे हैं, उस टाइम पे इस चीज का कोई भी जिक्र नहीं होता था। तो वही चीज यहाँ पे है कि जो एग्रीकल्चर है वो सबसे पहले की गई कोई ढंग की चीज है, ठीक है, जिसके ऊपर हम डिपेंडेंट हो सकते थे।
It encompasses activities such as crop cultivation, इसमें कोई चीज़ आती है crop cultivation, इसके अंदर आया horticulture, fish farming, ये पता नहीं horticulture याद क्यों नहीं आ रहा, ठीक है चलो कोई नहीं, आप कमेंट कर देना कमेंट। तो सिल्क प्रोडक्शन, तो कुछ चीज़ें तो हैं जो आपको भी थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़नी चाहिए। तो फिश फार्मिंग भी करते हैं हम लोग। सिल्क प्रोडक्शन भी इसी का पार्ट बनता है, क्यों? क्योंकि हम करते हैं सिल्क वोम की हेल्प से, है ना वो चीज़। फिर फॉरेस्ट्री यानी कि जंगल वगैरह, फ्लावर कल्टीवेशन इसका पार्ट बन गया, ठीक है। तो अमंग अदर्स, तो ये सब जो है हमारा किसका पार्ट है? एग्रीकल्चर का पार्ट ही बनता है। अब इसके बाद फैक्टर्स इन विच एग्रीकल्चरल ग्रोथ डिपेंड, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पे हमारा एग्रीकल्चरल ग्रोथ डिपेंड करता है? तो ऐसे 9 फैक्टर मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये डिस्कस करते हैं। पहला, अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टाइल सॉइल। फर्टाइल सॉइल यानी कि सॉइल के पास प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, उसके पास अनाज उगाने, फसल उगाने की कैपेसिटी होनी चाहिए, वरना हम जो है किसी भी बंजर जमीन पे खेती नहीं कर पाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे है, एवेलेबिलिटी ऑफ फर्टाइल सॉइल। फर्टाइल सॉइल होगा तभी तो हम खेती करेंगे और खेती के जरिए हम प्रोडक्शन को भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये चीज़, तो सबसे बेसिक चीज़ ये है कि भाई जो मिट्टी है वो फर्टाइल होनी बहुत ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आया है यहाँ पे, एक मिनट माइक चेक कर लेता हूँ। दूसरा पॉइंट क्या आया? सफिशिएंट रेनफॉल। जो रेनफॉल है वो क्या होना चाहिए हमारा? सफिशिएंट होना चाहिए। सफिशिएंट रेनफॉल का मतलब है कि जो बारिश है ना, वो जो है वो सही होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि जो खेत है, जो फसल है, उसे पानी प्रॉपर तरीके से मिल सके। आपने सुना होगा ना बचपन में रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स, है ना, वो 2 टाइप के क्रॉप्स होते थे। तो भाई कुछ क्रॉप ऐसे होते हैं जो ठंड के बरसात के मौसम में लगाए जाते हैं, जैसे कि जून जुलाई में भी लगाई जाएंगे। अभी गेहूं की फसल कटी है, फिर धान की मतलब चावल वाली खेती होगी, क्योंकि उनको ज़्यादा पानी चाहिए, तो उनको इसलिए ना उस टाइम पे उगाया जाता है जब बारिश वगैरह का मौसम हो। तो वही चीज़ यहाँ पे सफिशिएंट रेनफॉल होना बहुत जरूरी है। अगर सफिशिएंट रेनफॉल नहीं हुआ तो जो सूखा पड़ जाएगा, ठीक है, खेती प्रॉपर तरीके से नहीं होगी, अनाज सड़ जाएंगे, ठीक है। और अगर रेनफॉल ज्यादा हो गई, बाढ़ आ गई, तो भाई तब भी अनाज खराब हो जाएगा। यानी कि मॉडरेट अमाउंट में रेनफॉल होना बहुत जरूरी है। तीसरा पॉइंट क्या आता है? वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल होनी चाहिए। अगर रेनफॉल नहीं भी है तो वाटर रिसोर्स अवेलेबल होनी, यानी कि हम जैसे आपने देखा होगा बहुत सी जगह ना बारिश प्रॉपर तरीके से नहीं होती, तो वहाँ पे पहले ही पानी स्टोर करके रखा होता, नदियों में, तालाब में, ठीक है, या फिर टैंक्स वगैरह में। तो जहाँ से जो है इसी को हम क्या बोलते हैं? वाटर रिसोर्सेज, जहाँ से पानी ला के हम जो है खेत की सिंचाई कर सकते हैं, इरिगेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या आता है हमारे पास यहाँ पे? अप्रोक्सीमेट वेदर कंडीशंस। वेदर कंडीशंस फेवरेबल होना बहुत जरूरी है अच्छी खेती के लिए, अच्छे फसल के लिए। अगर वेदर कंडीशंस फेवरेबल नहीं होंगी तो खेती का खराब होना पक्का है। तो हमारे सारे खेत क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे, फसल खराब हो जाएगी। वो आ गया। अब क्या गया? फ्लैट टेरेन। इसका मतलब क्या है? समतल जमीन हो, जमीन बड़ी है, उसको हम क्या बोलते हैं? जैसे मैंने पहले पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, प्लेटू होता है, प्लेन होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, ये टाइप है एरियाज के, है ना। तो भाई ऊबड़ खाबड़ जमीन होगी तो खेती करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो प्लेन्स है, तो सबसे ज्यादा सिविलाइजेशन जो है वो प्लेन्स के ऊपर ही होती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पे एग्रीकल्चर करना इजी होता है, रहन सहन जो है ना वहां पे थोड़ा सा आसान होता है, इसलिए लोग जो है वो प्लेन्स की तरफ ही ज्यादातर रहते हैं। पहाड़ी इलाके में ज्यादा टूरिज्म होता है, तो वहां पे टूरिस्ट वगैरह लोग जाते हैं, तो वहां पे लोग सिर्फ टूरिज्म पर्पस को लेकर बिजनेस वगैरह करने जाते हैं। बाकी तो बहुत मुश्किल है वहां पर भी कुछ करना, ठीक है। एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी भी क्या होनी चाहिए? ठीक ठाक लेवल की होनी चाहिए, ताकि प्लांट्स, जैसे कि हम सब जानते हैं ना कि ह्यूमिडिटी रहेगी तो बैक्टीरिया वगैरह जो प्लांट्स को सपोर्टिव होते हैं प्लांट के लिए, वो डेवलप हो पाएंगे। वो चीज़ काफ़ी जरूरी है। इसके बाद यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। भाई जिन केमिकल्स की कमी है, मतलब कुछ मिनरल्स नहीं है, ठीक है, उसकी कमी है धरती के अंदर, तो वो फर्टिलाइजर्स ये प्रोडक्ट्स होते हैं। तो यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स भी क्या है? बहुत जरूरी है। वैसे मैं मानता हूँ कि फर्टिलाइजर से ज़्यादा बढ़िया क्या रहता है? मैन्योर्स, क्योंकि मैन्योर्स जो है ना वो कभी भी फर्टिलिटी को हार्म नहीं करते, उसकी फर्टिलिटी जो है ना जमीन की बरकरार रहती है। पर कई बार अगर हम एक्सेसिव फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, एक्सेसिव केमिकल यूज कर रहे हैं, तो हम प्रोडक्शन को बढ़ा तो लेते हैं, पर जमीन कहीं ना कहीं धीरे धीरे बंजर होनी शुरू हो जाती है, तो जिसका इफेक्ट फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। इसके बाद इनहेंस्ड सीड। अब जो सीड्स जो है वो भी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। जैसे मैंने भी बताया कि ग्रीन रिवोल्यूशन में कैसे क्या यूज हुआ था? HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड यूज की हुई थी। जब तक सीड ही बढ़िया नहीं होंगे तो प्लांट कहां से बढ़िया लगा लोगे? तो इनहेंस्ड सीड अच्छी क्वालिटी के जो है ना वो होने चाहिए। अब बात में अच्छी क्वालिटी की सीड का पता कैसे लगता है? इसका सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो आपने कभी चने भिगोए हो, कुछ चने जो है ना वो पानी के ऊपर जाते हैं, कुछ अंदर डूब जाते हैं, जो डूब गए अच्छी क्वालिटी के हैं, जो बेचारे ऊपर रह गए वो क्या है? वो कहीं ना कहीं खोखले अंदर से बेकार है। तो वो ऐसे पता लगा सकते हैं हम सीड्स का। तो इनहेंस्ड सीड्स। इसके अलावा 9th पॉइंट में क्या आता है? एडवांस टेक्नोलॉजी एडवांस होनी चाहिए, ठीक है। वो चीज़ ये मैन्योर्स था, कहीं कोई मैनर पढ़ ले, ठीक है, मैन्योर्स है।
अब अगला पॉइंट क्या था हमारे पास यहाँ पे, तो इन डेवलपिंग नेशन, अगर हम बात करें डेवलपिंग नेशंस की, एग्रीकल्चर प्लेज अ पिवटल रोल इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट एंड बूस्टिंग द इकोनॉमी। तो डेवलपिंग नेशंस में एग्रीकल्चर अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक तो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो डिपेंडेंट इस सेक्टर के ऊपर होते हैं। दूसरा इकोनॉमी को बूस्ट करने में, बूस्टिंग द इकोनॉमी, ये चीज। इसका अगला पॉइंट क्या आया, एग्रीकल्चर इज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडिया सिविलाइजेशन। जो एग्रीकल्चर है वो क्या है, कॉर्नर स्टोन है इंडिया की सिविलाइजेशन का, यानी कि बिना एग्रीकल्चर के इंडिया को डेवलप करवाना इतना आसान नहीं होता, ठीक है। कल्चर एंड हेरिटेज, द नेशंस एग्रीकल्चर लैंडस्केप फीचर्स अ डाइवर्स एरा, ठीक है, एंड एग्रो इकोसिस्टम। जैसे हम सब जानते हैं कि जो हमारी जो इंडिया कंट्री है, ठीक है, वो कितनी डाइवर्सिटी के साथ बनी हुई है। डाइवर्सिटी सिर्फ लोगों की नहीं, लैंग्वेज की भी नहीं, रीजन की नहीं, जमीनों की भी है ना। हर जगह हम हर तरह की खेती नहीं कर सकते। कोई जमीन जो है वो किसी और चीज की खेती के लिए बढ़िया है, कोई दूसरी जमीन किसी दूसरी चीज की खेती के लिए बढ़िया है, लेकिन हमारे पास पाई हर चीज आती है। ये चीजें काफी बढ़िया है। एग्रो इकोसिस्टम्स ईच शेप्ड यूनिक कॉम्बिनेशंस ऑफ क्लाइमेट, यानी कि हर एक जगह की ना अपने एक अलग कॉम्बिनेशन है किसी चीज का, क्लाइमेट का, सोइल का और वेजिटेशन का, ये चीज है काफी अलग, ठीक है। इसके बाद पॉइंट हमारे पास क्या आता है अगला, अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन रिलाइज ऑन एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज। मतलब आधे जो इंडिया की पॉपुलेशन है ना वो किस पर डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर के ऊपर एंड उससे रिलेटेड एक्टिविटीज के ऊपर। हो सकता है कि एनिमल हस्बेंड्री पे डिपेंडेंट हो सकता है कि फिशिंग के ऊपर डिपेंडेंट हो, तो ऊपर डिपेंडेंट इन चीजों पे है। फॉर देयर लिवलीहुड्स दिस एग्रीकल्चरल सिस्टम, अगर हम बात करें इस एग्रीकल्चर सिस्टम की, वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट इज नोटेड फॉर इट्स डाइवर्सिटी। मतलब वर्ल्ड की ओल्डेस्ट जो चीजें है ना उसमें से एक है इंडिया की एग्रीकल्चर, इज नोटेड फॉर द डाइवर्सिटी और क्या है, एंड कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। जो फेमस है अपनी डाइवर्सिटी को लेके और अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को लेके। इट रिमेन्स लार्जली अनऑर्गेनाइज्ड। अब ये अनऑर्गेनाइज्ड है। जनरली अगर बात करूं तो दो ही तरह के सेक्टर होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कौन से हैं, जहां पे प्रॉपर जॉब्स वगैरह हैं, प्रोफेशनल्स कुछ लोग हैं, वो उन्हें बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ऑर्गेनाइज्ड जॉब भी हंसते हो, ठीक है। अनऑर्गेनाइज्ड क्या होते हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, जैसे कि अभी वेंडर्स घूमते हैं गलियों में, ठीक है, ये रेडी लगाने वाले, ये मंडियों में, ये सब क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, जो जनरली कैश में डील करते हैं, ठीक है, जिनका गवर्नमेंट के प्रॉपर डाटा नहीं है, ठीक है। तो इट रिमेन्स लार्जली अनऑर्गेनाइज्ड एंड फेसेस न्यूमरस चैलेंजेस, इन्हें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं ड्यू टू बोथ नेचुरल इवेंट, कई बार नेचुरल इवेंट की वजह से, एंड ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, रेंजिंग फ्रॉम इनिशियल प्लांटिंग फेज टू द मार्केट, ठीक है। तो कई बार जो है इन्हें नेचुरल इवेंट की परेशान होना पड़ता है, जैसे फेमाइंस आ गई, सूखा पड़ गया कहीं पे, बाढ़ आ गई कहीं पे, उस चीज का भी जो है ना नुकसान जो है फसल को देखना पड़ता है। और कई बार ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से भी दिक्कतें होती हैं। ह्यूमन एक्टिविटी का मतलब क्या है भाई, ह्यूमन एक्टिविटी का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे सपोज करो अभी ह्यूमन एक्टिविटी है, हमने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया इंडस रिवर से, अब बेचारे पाकिस्तान में परेशान हो रहे हैं कि भाई खेती कैसे करेंगे बिना पानी के, ठीक है, बारिश नहीं हुई तो, और अगर बारिश हो गई या तो ये चल रहा है कि एक बार पता लगे फिर से इंडस रिवर खोल दी, बाढ़ हो जाएगी, पाकिस्तान बह के निकल जाएगा, पता लगे पाकिस्तान खत्म ही हो गया बाढ़ के अंदर, तो वो चीजें हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटीज भी कई बार पार्ट बन जाता है इन चीजों का। जैसे मैं कोई एग्जांपल दे सकता हूं कि भाई मान लो अगर आपने फसल जो है वो आपको सही तरीका नहीं पता, आपने गलत तरीके यूज कर लिए, आपने एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स कर लिया, इरिगेशन ज्यादा कर दिया, ठीक है, मॉडरेट अमाउंट में नहीं किया, ज्यादा कर दिया, कई बार कम कर दिया, तो ये सब ह्यूमन एक्टिविटीज ही हैं जिनकी वजह से फसलों का नुकसान देखने को मिलता है। तो उम्मीद है इंट्रोडक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। आज की वीडियो को हम यहीं तक रोकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, और बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का, ताकि उन लोगों की हेल्प भी हो जाए, ठीक है। अब मिलेंगे हम अगली वीडियो के अंदर, जहाँ पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। और जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर व्हाट्सएप के नोट्स भी ले सकते हैं। तो चलो फिर और मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अब जिसको जो उतारना है उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।